नमस्कार। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले गवर्नमेंट विजय भूषण सिंह देव पीजी गर्ल्स कॉलेज जसपुर से मैं डॉक्टर मनोज रजक आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के यूनिट फर्स्ट से लिया गया टॉपिक मर्टन का पर्यायकारवाद का सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 4 जुलाई 1910 को अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी समाजशास्त्री मर्टन ने समाजशास्त्री जगत में प्रकार्यवादी विश्लेषण पर काफ़ी बल दिया, अतः उन्हें प्रकार्यवाद के समर्थकों में से एक माना जाता है। मर्टन की अध्ययन पद्धति को पैराडाइम कहते हैं, जिनके आधार पर उन्होंने प्रकार्यवाद के विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। मर्टन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण पद्धति सिद्धांत एवं तथ्य तीनों का आधार है, जिसमें सबसे कमजोर पक्ष पद्धति का ही है। मर्टन से पहले दुर्खीम, रेडक्लिफ, ब्राउन, मैलिनोवस्की आदि विद्वान ने प्रकार्यवाद की चर्चा कर चुके थे। ब्राउन और मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद की 3 मान्यताओं की चर्चा की थी। पहला, समाज का हर तत्व निश्चित रूप से बने रहने में योगदान देता है, यदि ऐसा नहीं करे तो वह अस्तित्वहीन हो जाएगा। दूसरा, सभी तत्वों के बीच प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है। तीसरा, किसी भी तत्व को अलग नहीं किया जा सकता है। मर्टन ने इन तीनों मान्यताओं का खंडन किया। रेडक्लिफ, ब्राउन एवं मैलिनोवस्की की पहली मान्यता का खंडन करते हुए मर्टन ने यह कहा है कि मानवशास्त्रियों ने इस मान्यता के आधार पर समाज को जिस प्रकार्यात्मक एकता का उल्लेख किया, उनकी वास्तविकता को परिश्रम के द्वारा ज्ञात करना जरूरी है। यह सच है कि प्रत्येक समाज में कुछ एकता अवश्य विद्यमान होती है, लेकिन विभिन्न समाजों में एकीकरण का यह स्तर अलग अलग हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में जो प्रचलन या व्यवहार प्रकार्यात्मक होते हैं, दूसरे समाज अथवा समूह में आकार्यात्मक भी हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण करते समय विभिन्न इकाइयों के प्रकारों की विशेषताओं को अवश्य समझना चाहिए। इसी की सहायता से यह समझा जा सकता है कि किसी विशेष समाज में सामाजिक एकीकरण उत्पन्न करने में विभिन्न इकाइयों के प्रकार जैसा और कितना योगदान करते हैं। ब्राउन एवं मैलिनोवस्की की दूसरी मान्यता का खंडन करते हुए मर्टन ने यह कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि संस्कृति के स्थापित तत्वों के रूप में प्रत्येक परंपरा समाज को बनाए रखने में अवश्य ही सहयोग हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परंपराएं अनेक पीढ़ियों तक समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। वो कभी कभी या किसी विशेष अवसर में या तो अनुपयोगी सिद्ध होने लगती है अथवा समाज में परिवर्तन की दशा उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के रूप में भारत में जाति प्रथा के परंपरागत प्रकार वर्तमान समय में उनके आकार बन गए हैं तथा यह प्रथा सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की जगह उसमें परिवर्तन उत्पन्न करने लगी है। ब्राउन एवं मैलिनोवस्की की तीसरी मान्यता को भी अस्वीकार करते हुए मर्टन ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रकार की परंपरा, रीति रिवाज, भौतिक तत्व, विचार, विश्वास आदि कुछ सामाजिक प्रकारों को पूरा करते हैं। मर्टन का कथन है कि इससे मैलिनोवस्की के प्रकार की अपरिहार्यता को स्पष्ट करना चाहते हैं अथवा उनका तात्पर्य सांस्कृतिक तत्वों की अपरिहार्यता से है।
वास्तविकता यह है कि प्रकार की अपरिहार्यता की मान्यता को दो परस्पर संबंधित दशाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है। पहला यह है कि कुछ प्रकार इसलिए अपरिहार्य होते हैं कि यदि वे अपना कार्य न करें तो समाज अपने अस्तित्व को बनाकर नहीं रख सकता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज में कुछ प्रकार वो होते हैं जो समाज का निर्माण करने वाली पूर्व परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। इन्हें मर्टन ने समाज की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कहा और इन्हीं के आधार पर उन्होंने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया। दूसरी दशा की चर्चा करते हुए मर्टन ने बतलाया कि प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप होते हैं जो इन प्रकारों को पूरा करने में सहयोग देते हैं। इस मान्यता को सरल रूप से प्रस्तुत करते हुए मर्टन ने कहा कि जिस प्रकार समान प्रकृति के तत्वों के एक दूसरे से भिन्न प्रकृति वाले अनेक प्रकार होते हैं, उसी प्रकार एक ही तरह का प्रकार अनेक इकाइयों से भी संबंधित हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि मर्टन ने प्रकार की अपरिहार्यता को दूसरे संशोधित रूप में प्रकार्यात्मक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। मर्टन ने प्रकारवादी विश्लेषण की अवधारणा जिनसे ग्रहण की वह सभी मानवशास्त्री रहे हैं, जैसे मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लाइड क्लूखोन। मर्टन ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम प्रकार शब्द के 5 विभिन्न अर्थों में अंतर का उल्लेख किया है। नंबर फर्स्ट, प्रकार सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में। नंबर सेकेंड, प्रकार व्यवस्था के रूप में। नंबर थर्ड, प्रकार एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में। नंबर 4, गणित शास्त्रीय प्रकार। नंबर 5, व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणाली के रूप में प्रकार्य। प्रकार के इन 5 अर्थों में मर्टन ने 5वें अर्थ को अपने सिद्धांत के आधार के रूप में स्वीकार किया। मर्टन का कहना है कि 5 अर्थों में ही नहीं, अन्य अर्थ, उद्देश्य, पर्पस, प्रेरणा, मोटिव, प्राथमिक हित, प्राइमरी इंटरेस्ट, लक्ष्य, एम आदि के विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। परंतु मर्टन के अनुसार प्रकार को विषयनिष्ठ अनुभवों के रूप में समझना गलत होगा। सामाजिक प्रकारों के निरीक्षणीय वैश्विक परिणाम होते हैं। मर्टन ने प्रकार के 2 आधारभूत अर्थों को स्वीकार किया है, एक सावयवी व्यवस्था ऑर्गेनिक सिस्टम के रूप में प्रकार, और दूसरा एक सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि परिणामों के रूप में प्रकार्य। मर्टन का कहना है कि दूसरे प्रकारवादी विद्वान यह विश्वास करते हैं कि प्रामाणिक सामाजिक कार्यकलाप, स्टैंडर्डाइज्ड सोशल एक्टिविटीज या सांस्कृतिक इकाइयाँ संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक होती है। दूसरे इस प्रकार की सभी सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व इकाइयाँ समाजशास्त्रीय प्रकारों की पूर्ति करती है, और तीसरे ये तत्व इसलिए अपरिहार्य होते हैं। मर्टन के अनुसार प्रकारवाद दृष्टिकोण की 3 आधारभूत मान्यताएं हैं। नंबर 1,
समस्त सामाजिक इकाइयां एक सामाजिक संरचना या व्यवस्था में कुछ सकारात्मक प्रकार्यों को करती है। नंबर 2, ये इकाइयां संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्य करती है। नंबर 3, इन प्रकार्यों के आधार पर ही सामाजिक संरचना या व्यवस्था का अस्तित्व संभव होता है। मर्टन ने इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया है। मर्टन का कहना है कि प्रकारवादियों का यह कहना गलत है कि समस्त सामाजिक इकाइयां केवल प्रकार्य ही करती है और इस रूप में सामाजिक संरचना या व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में अपना योगदान करती ही है। मर्टन के अनुसार यह भी तो हो सकता है कि कुछ इकाइयां प्रकार के स्थान पर अकार्य करती हो और इस प्रकार सामाजिक संरचना व व्यवस्था को संगठित करने की दिशा में नहीं अपितु निर्धारित करने की दिशा में योगदान करे। अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक इकाइयां संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। मर्टन के अनुसार वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ सामाजिक इकाइयों के कार्य यदि प्रकार्यात्मक होते हैं तो कुछ इकाइयों के कार्य अंशतः अकार्यात्मक, कुछ के नकार्यात्मक और कुछ के पूर्णतया अकार्यात्मक। अतः सभी इकाइयों के कार्य सामाजिक संरचना और व्यवस्था के अस्तित्व व निरंतरता के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। मर्टन ने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की अपने कुछ मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। नंबर 1, प्रकार्यात्मक एकता का संगठन, फंक्शनल यूनिटी, वास्तव में एक प्रयोग सिद्ध प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। नंबर 2, सामाजिक रीतियां तथा घटनाएं एक समूह के लिए प्रकार्यात्मक हो सकती है जबकि वही दूसरे समूह के लिए वही रीतियां तथा घटनाएं अकार्यात्मक हो सकती है। नंबर 3, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की धारणा में संशोधन आवश्यक है क्योंकि एक समाज या समूह के जो प्रकार्यात्मक परिणाम है वह दूसरे समाजों या समूहों पर लागू नहीं भी हो सकते हैं। नंबर 4, इस मान्यता का भी इकाइयां अपरिहार्य अर्थात जिनको टाला नहीं जा सकता है संशोधन होना चाहिए क्योंकि एक ही इकाई के एकाधिक प्रकार हो सकते हैं और एक ही प्रकार की पूर्ति विकल्पों अल्टरनेटिव द्वारा भी संभव है। इकाइयों का विशिष्टकरण या विशेष रूप में स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि कुछ इकाइयों के विविध प्रकार हो सकते हैं जिनके कुछ परिणाम अकार्यात्मक होते हैं। मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवधारणाओं को विकसित किया है। नंबर 1, प्रकार के प्रत्यक्ष परिणाम हैं जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। नंबर 2, आकार वे अप्रत्यक्ष परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। नंबर 3, प्रगट प्रकार वे निरीक्षण परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। नंबर 4, अंतर्निहित प्रकार न तो माननीय होते हैं और न ही इच्छित होते हैं। प्रगट तथा अप्रगट प्रकार में अंतर। नंबर 1, प्रगट प्रकार वह कार्य है जो बाहरी तौर पर प्रगट हो, इसके विपरीत अप्रगट प्रकार अंदर ही अंदर क्रियाशील होता है। नंबर 2, प्रगट प्रकार में कर्ता उस कार्य के संभावित परिणाम के संबंध में सचेत रहता है अर्थात वह कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उस कार्य को करता है। इसके विपरीत अप्रगट प्रकार में कर्ता संभावित परिणाम के संबंध में अचेत रहता है, वह यह सोचता भी नहीं है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका कभी ऐसा परिणाम हो सकता है। नंबर
3. इस अर्थ में प्रगट प्रकार कर्ता के द्वारा इच्छित होता है, अर्थात किसी उद्देश्य या परिणाम की इच्छा से ही कर्ता उस कार्य को करता है, जबकि अप्रगट प्रकार इच्छित नहीं होता है। नंबर 4. प्रगट प्रकार में कार्य की प्रेरणा परिस्थिति तथा परिणाम कर्ता का जाना पहचाना होता है, जबकि अप्रगट प्रकार में प्रेरणा परिस्थिति या परिणाम के संबंध में कर्ता को कोई पूर्व सूचना या पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।